Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube. I hope all of you are enjoying good health. Respected listeners, with me today I have two experts. One is expert of medicine and second is expert of language and linguistics. These are nonetheless two of my favorite personalities, Dr. Karamat Ali from CDA Hospital. It's been more than 2 years that he's serving into medical departments. On the other hand, I have Ms Ayesha. She is quite equipped with language and she is one of our OET instructors at GSL. आज की इस वीडियो को हम थोड़ा bilingual रखेंगे. We'll speak in English as well as in Urdu for all kind of audience. आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग जो OET में अपीयर होते आए हैं और अपना रिक्वायर्ड स्कोर नहीं ले सके तो हम आपको बताएंगे कि आपका रिक्वायर्ड स्कोर क्यों नहीं आया, या वो लोग जो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमें OET में अपीयर होना है और वो अपीयर अभी तक नहीं हो रहे इस डर से कि क्या हमारा रिक्वायर्ड स्कोर आएगा या नहीं, और वो लोग जो अपीयर हो चुके हैं और किसी एक मॉड्यूल में कम उन्होंने स्कोर किया, उनके बारे में भी आज हम कुछ बातचीत करेंगे. और क्या आपको आईएलटीएस करना चाहिए या OET करना चाहिए या PTE करना चाहिए. लैंग्वेज एक्सपर्ट से भी बात होगी. मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि आपको सपोर्ट करूँ और इंशाल्लाह करामत साहब से भी डिस्कशन रहेगी इस मामले में. हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपका C+ एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपका B एक्सेप्टेबल है, और आप कैसे इन शॉर्ट B ले सकते हैं, ख़ुद कैसे प्रिपेयर करके आप अपीयर हो सकते हैं. इस सारे पे आज डिस्कशन होगी. वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू? Fine, thank you. Sorry, I took plural, I know, but when I say ladies and gentlemen, I say all the audience who is watching us. हम इसको बड़े लाइटर नोट पे से रखेंगे, एक डिस्कशन बेस्ड सिलसिला चलेगा हमारा. करामत, how are you feeling? Alhamdulillah, I'm feeling fine. माशाल्लाह, very good. मुझे याद है कि it's been more than 3 months कि जब you were one of my students और हमारी डिस्कशंस ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, और वो एक सारा एक जो हमारा माहौल हुआ करता था. वी हैड मोर पार्टीज़ आई रिमेंबर. तो कैसा फील कर रहे हैं आज? माशाल्लाह, आज तो आप हमारे एक्सपर्ट हैं करामत साहब. नहीं सर, मैं पहले भी आपका स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. आज तो हम आपसे सीखेंगे सर. एंड मिस आयशा, हाउ आर यू फीलिंग? Glad to hear that. So let's start it. I have some questions for you. Before I start, do you have anything to say to the audience or general comments or remarks? Sure. So I'll go one by one. हम इसमें जंप इन कर सकते हैं, पुल इन करेंगे, अपने स्टाइल में हम बात करेंगे. So sir, my first question from you. It's a very basic question, और ये है कि what is the expected time of result if we appear in OET? इट्स डिपेंड एक्चुअली. अगर हम कंप्यूटर बेस पे जा रहे हैं तो उसके आई थिंक 10 दिनों में रिजल्ट आ जाता है. Right. और अगर पेपर बेस है, जो यूजुअली पाकिस्तान में लोग देते हैं पेपर बेस, उसका 17 डेज का है. Right. So computer delivered would be in 10 days. Yes. And 17 days for paper based. Paper based. आप खुद क्या recommend करेंगे, कंप्यूटर डिलीवर्ड में अपीयर किया जाए या पेपर बेस्ड? सर डिपेंड करता है. ये बेसिकली इसका जो डिफरेंस आता है वो टाइपिंग पे आता है. ओके. जो जितना टाइपिंग में अच्छा है वो अपनी सिलेक्शन उस लिहाज से करें. जो टाइपिंग में अच्छा नहीं है, और क्योंकि राइटिंग तो हम स्टार्ट से करते ही आ रहे हैं, True. वो पेपर बेस को. और वो लोग भी हैं जो टाइपिंग में अच्छे हैं लेकिन वो स्क्रीन रीडिंग में अच्छे नहीं है. फॉर एग्जांपल केस नोट्स जैसे उनको वो टच स्क्रीन्स, आई डोंट नो, वहाँ तो टच स्क्रीन्स नहीं होंगी, तो वो उसको बार बार अप डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना, और मेरा ख्याल है कि वो टाइपिंग के साथ साथ यू हैव टू बी स्क्रीन विजिलेंट एज वेल. आप क्या कहती हैं इस बारे में आयशा? आप कौन से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर डिलीवर्ड रिकमेंड करेंगे और कौन से को पेपर बेस्ड रिकमेंड करेंगे? Sir, I think again, as you said, it totally depends on the person's capability. Personally, I would go for computer-based because I'm not very good at reading. Okay. From screens, I'm not very good with screens. You can say. All right. Okay. So I think that I would personally go with computer-based. How about somebody who got not good handwriting? I'm not talking about writing skills. I'm talking about handwriting. Generally, it's a myth. I know कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बड़ी अजीब होती है, लेकिन जिनको मैंने ट्रेन किया है, मैंने तो ये फील नहीं किया कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी वीक होती है. जनरली ऑफ कोर्स दे राइट इन अ वे जो कि उनका अपना एक जार्गन है और एक स्पेसिफिक क्लास को वो टच कर रहे होते हैं. तो हाउ अबाउट दैट कि अगर किसी की हैंड राइटिंग वीक हो तो व्हाट डू यू थिंक, हमें उनको रिकमेंड करना चाहिए ताकि उनकी टाइपिंग में, उनकी राइटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हाईलाइट ना हो? सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डॉक्टर जब एक फ्लो में काम कर रहा होता है, उसकी राइटिंग मतलब जिसे हम
नॉर्मल सेंस में कहते हैं कि बुरी हो जाती है, लेकिन जब उसने एक खास एक लेटर टाइप करना हो जो किसी को आगे प्रोसीड करना हो तो वो कोशिश करता है कि अच्छी तरह लिखा जाए और वो लिख भी लेता है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी स्टूडेंट जिनकी राइटिंग बहुत इतनी ख़राब हो कि बिल्कुल रीडेबल ही ना हो। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स दे हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. Right. They have a very good handwriting even if they are doctors. So I would also, it depends on their grip on technology overall. Right. If they are a very good typer, they type really well. I think they are very good with screens overall. So they should go for computer-based test. And if they are not very good at typing and if they are not very good at reading as well, then they should collectively. I think it depends on their collective capabilities. Good. All right, thank you very much for your answers. Moving on towards the next question, and that is specifically from you, Karamat Sahab. Can only one subtest be taken if we don't get the required score? It reminds me of your story, by the way. So, इसके बारे में क्या comments हैं? सर ये डिपेंड करता है क्योंकि मैं यूएस के लिए भी प्रोसीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने अपना यही रिजल्ट जिसमें मैंने एक मॉड्यूल को दोबारा इम्प्रूव किया, राइट, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें एक ही टाइम पे बी ग्रेड चाहिए, वन टेक में चाहिए। जी सर। और मैं एट अ टाइम कतर के लिए भी अप्लाई कर रहा था फॉर स्पेशलाइजेशन पर्पस। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ बी ग्रेड चाहिए, हमें इससे गरज नहीं कि आपने कितनी अटेम्प्ट्स में की है। ठीक है। तो मैंने कहा मेरी एक अटेम्प्ट जो है रीडिंग में वो मैंने इम्प्रूव की हो या बी ग्रेड में लाने के लिए, क्योंकि पहले मेरा सी प्लस था। राइट। उन्होंने कहा हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और मैं उसमें आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा एक्सेप्ट किया। चलें जी, प्रेयर्स फॉर यू। और जनरली सो येस यू कैन टेक रीटेक। देखें आपके केस में तो आपका सी प्लस था ना, सी प्लस पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन इफ समबडी इज गेटिंग इवन लेसर देन दैट, सो यू हैव एन ऑप्शन टू टेक वन स्किल रीटेक, जो कि अभी आज से भी स्टार्ट कर लिया। जी, मैंने ओईटी को भी ऑफिशियली ईमेल की थी इसी पर्पस के लिए। उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि आप अगर जिस बॉडी के लिए आप देना चाह रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप देना चाह रहे हैं, वो अगर आपको अलाउ कर रहे हैं तो ओईटी को इस बात से कोई गरज नहीं कि आप 3 इम्प्रूव कर रहे हैं सब टेस्ट या एक सब टेस्ट इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें आप पे करें, हम आपका सब टेस्ट लेंगे। और ये पेमेंट से कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होती है। आप ओईटी का टेस्ट बुकिंग चार्जेस ओईटी के क्या हैं? सर आजकल मेरा करीब टैक्स वगैरह इंक्लूड करके कोई 130 के राउंड अबाउट चल रहा है। 1,30,000 पाकिस्तानी रुपीस। और अगर हम रीटेक लेते हैं, क्योंकि आप सर मैंने सिर्फ रीडिंग का रीटेक किया था और उसमें मेरा 40,000 कटा। रीडिंग के रीटेक में आपका 40,000 कटा था। और उसमें सीट्स का भी मसला होता है। इस्लामाबाद में अभी फुल टेस्ट के लिए सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि मेरा एक सब टेस्ट था तो उन्होंने मुझे कराची में सीट दी, इस्लामाबाद में सीट नहीं दी। Okay, so you had to fly there. जी सर, मुझे कराची मैंने एक और पर्पस के लिए भी जाना था और साथ ये मैंने दोनों चीज़ों को फिर कंबाइन किया। Okay. Anything to add, Ms Ayesha? Great. So let's move on. Do they provide separate answer sheets for listening and reading? Where are we supposed to do our rough work? ये एक यानी कि अब आप बच्चों वाले क्वेश्चंस और बड़ों वाले क्वेश्चंस मिला जुला कह रहे हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस को ये बात नहीं पता, तो आप बिल्कुल हमें। सर मेरे ख्याल में एक अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास टाइम इतना लिमिटेड होता है कि हम रफ वर्क कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट जाना होता है। जैसे आपने लिसनिंग को कोड किया, राइट, तो लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे पास तकरीबन 30 सेकंड्स होते हैं। हमने उसी दौरान में अपनी उस लिसनिंग पोर्शन को स्कैन करना होता है, जिसे हम स्किम रीडिंग कहते हैं। वो हमने करनी होती है। उससे हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है कि असल में स्पीकिंग में वो बोलने क्या जा रहा है, लिसनिंग में वो बोलने क्या जा रहा है। सॉरी, हम लिसनिंग की बात, तो लिसनिंग में वो बोलने क्या जा रहा है, किस ड्रग के बारे में बात हो रही है, ब्लैंक्स कहाँ पे है, हमें अगर ब्लैंक्स में फिल करना है तो हमें ऑडियो में क्या सुन के फिल करना है। सो रफ वर्क की तो ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, आप कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। तो रफ वर्क के लिए ना तो आपको एक्स्ट्रा पेज दिया जाता है और ना ही मेरे ख्याल में उसकी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। राइट, सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा। लेकिन मेरे ख्याल है स्पीकिंग के अंदर यू हैव सम शीट टू। सर स्पीकिंग के अंदर जो आपको वो क्वेश्चन वो दिया जाता है, एक पैड कार्ड जो दिया जाता है, रोल कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर आप मार्किंग कर सकते हैं। वो आपको रोकते नहीं है और इवन वो आपको खुद इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप मार्किंग कर लें, क्योंकि आपने
जब ड्यूरिंग स्पीकिंग जब आप किसी जगह स्टक हो जाते हो तो आप एक पॉइंट को स्पेसिफिकली जिसको आपने हाईलाइट किया होता है उसे आप देख के फिर आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और उसमें आप इजी रहते हो, वो इतना गैप नहीं आता ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. Right. Ms Ayesha, next question is concerning to you. It says, which is the hardest part and which one takes most of the time? आप जितने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही हैं, what do you think कि उनको सबसे मुश्किल स्किल कौन सी लगती है? I think it depends. I have multiple students and all of them have different opinions about it. For example, if somebody is very good at writing, so they think that writing is pretty easy. But there are some of the nurses, उनका इतना interaction नहीं रहा writing से because they are not very good at it. So they think that this is the hardest part. But overall, अभी तक जितने भी students I have encountered, most of them had one difficulty and that is in reading, that is time management. You have the same. हाँ, मैं इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है. मैंने भी यही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि रीडिंग पोर्शन जो है उसमें एक तो टाइम बहुत कम होता है, स्पेशली इन केस ऑफ पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ रीडिंग, और आपको बिल्कुल एक फ्लो में जाना होता है. और उसका जो इनिशियल पार्ट होता है पार्ट ए, जो आफ्टर 15 मिनट वो रिकलेक्ट कर लेते हैं, उसमें बंदा इतना ज़्यादा टेंस होता है और एक अजीब सा सिनेरियो होता है. एग्जामिनर हर साइड्स पे आपके ऊपर खड़े होते हैं और आपको बता रहे होते हैं, टाइमर चल रहा होता है कि इतने सेकंड रह गए, इतने सेकंड रह गए, तो बंदा बहुत टेंस होता है. तो मेरे ख्याल में जो रीडिंग है वो मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन OET का. All of my students say the same. Also, most of the students think that part B and C they are pretty easy because उसमें सिर्फ multiple choice questions हैं. Also in part B we have separate passage for separate multiple choice questions. So they think that it's pretty easy compared if we compare it to part A. Part A में we have multiple sort of questions, right? Matching and fill in the blanks, short question answers. So how did you tackle it? And according to you, what is the easiest part? Part A or B or C combined? पार्ट ए उसमें एक टाइम लिमिट ज़रूर होती है, लेकिन जो मोस्टली हमें नंबर मिल रहे होते हैं पास होने के लिए या बी ग्रेड तक पहुंचने के लिए वो पार्ट ए ही दे रहा होता है, क्योंकि पार्ट ए 20 मार्क्स का होता है. और 15 मिनट्स में आपको 20 ब्लैंक्स फिल करनी है. मतलब आपको 1 मिनट में एटलीस्ट 2 आंसर करने हैं. मतलब 1.5 मिनट 1.5 मिनट में आपको 2 आंसर करने हैं, वरना आप पूरे नहीं करेंगे आपको. लेकिन ये है कि अगर आप 18 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन से उठा लेते हैं, 20 में से 18 मार्क्स, तो नेक्स्ट आपको बी ग्रेड में पहुंचने के लिए पार्ट बी और सी में सिर्फ आपको 12 मार्क्स रिक्वायर्ड. I said the same to my students as well because part A because we were doing that guided practice thing and I believe personally जब मैंने भी उनके साथ solve किया था, so I believe part A is very easy, like it's very easy and very simple. So if they gain more marks in part A, then there are going to be less chances for them to lose marks in part C. Right. अब now sir please. एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो पार्ट ए होता है उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी और डी से लेबल किए होते हैं. और उसमें हमने करना क्या होता है कि उसकी एक हेडलाइन होती है. पार्ट ए की भी एक हेडलाइन होती है. फॉर एग्जांपल आप कोई डिजीज़ डिस्कस होने जा रही है तो पार्ट ए में उसका इंट्रो होगा, पार्ट बी में उस डिजीज़ का डायग्नोस्टिक मटेरियल होगा, पार्ट सी में उसका ट्रीटमेंट पैसेज होगा और पार्ट डी में काउंसलिंग पोर्शन होगा कि व्हाट विल बी द प्रोग्नोसिस एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस डिजीज़. मुझे जब मैं पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने अगर कंप्लीट नहीं भी पढ़ा तो मुझे जनरल आइडिया है कि पोर्शन ए में क्या था. पोर्शन ए में उसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज था. तो जहाँ भी वो क्वेश्चन जनरल इंट्रोडक्शन का आएगा तो मैं सिंपल उसके सामने ए लिख दूंगा, या इंट्रोडक्शन से कोई ब्लैंक्स रिक्वायर है तो मैं बाकी किसी भी पैरे को नहीं देखूंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पैरा देखूंगा और अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा. राइट. इट्स अ वंडरफुल टिप बाय द वे कि जैसे कि इन्होंने इतने प्रैक्टिस किया. रिमेंबर कि ही यूज्ड टू डू रिगरस प्रैक्टिसेस. So, of course, you were saying something, right? Yeah, I was just saying that I told my students to go through headings. Don't go through the content first. Just go through the headings and read the questions and then come back and you will find, because of course, जिस तरह से इन्होंने भी ये बात की है that you have headings and you have multiple things specified for each paragraph. Do you think that this is the right way to do it? जी बिल्कुल, तरीका भी यही है इसको करने का और प्रैक्टिस से बंदा जो है वो परफेक्शन की तरफ जाता है. True. इसमें एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा. यूजुअली हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमने अपना आंसर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता. फर्स्ट करें एक पेन किलर है नेप्रोक्सिन सोडियम, अगर वो किसी ब्लैंक्स का आंसर है, आपने नेप्रोक्सिन सोडियम लिख दिया है, लेकिन जिस पोर्शन से पार्ट ए से या पार्ट बी से आपने उसको पिक किया है, अगर नेप्रोक्सिन सोडियम के सामने उसकी डोज 50 mg भी लिखी है तो यू हैव टू राइट 50 mg एज वेल. सिर्फ नेप्रोक्सिन सोडियम लिखेंगे वो आपका गलत हो गया. हम एक जनरल स्केच लेके एग्जाम से आ जाते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं होता. देन एक चीज़ और है,
जिस तरह स्पेल है पैराग्राफ में, एग्जैक्ट स्पेल करना है आपने अपनी राइटिंग। ट्रू। So I need one more. No personal knowledge to be added. आप कैपिटल लेटर को स्मॉल लिख सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन एज सच लिखना है। ट्रू। लेकिन उसमें भी अगर प्रॉपर नाम की कोई चीज़ ऐसी है तो इट्स बेटर कि इनिशियल उसका कैपिटल ही हो। जी वो एक कॉमन ग्रामर। यूजुअली जो ब्लैंक्स होती हैं वो बिटवीन सेंटेंस गैप फिलिंग होती है तो उसमें इनिशियल नहीं होता। फिट नहीं आ रहा। True that. लेकिन वो इस चीज को इतना माइंड नहीं करते। अच्छा नंबर देते हैं। अच्छा बिल्कुल Sir, ठीक। I have one question. There are multiple names of multiple medicines. For example, कुछ के salts given होते हैं और कुछ के तो many students ask me this question कि जैसे normal अगर आप medical एक letter लिख रहे हो within the premises of hospital, तो आप कुछ इस तरह के salts होते हैं या कुछ इस तरह के नाम होते हैं of the medicines that they don't capitalize. So they had this question and they were asking me कि वो capitalization important है हर proper noun में या फिर because in language हम हर proper noun को भी capitalize everything. इसमें डिपेंड करता है। जो इनिशियली हमें पर्पस पता होना चाहिए कि ओईटी में हमसे वो चाहते क्या है। जहाँ पे कोई ग्रामेटिकल है सेंटेंस, उसमें हमने स्पेल की कैपिटल स्मॉल को माइंड में रखना है। लेकिन जहाँ पे कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, उसमें हमने स्मॉल और कैपिटल को माइंड में नहीं भी रखेंगे, वो आप वैसे अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको मार्क्स वगैरह कट नहीं होंगे। Yeah, because linguistically अगर किसी भी चीज़ का, for example, we have the name or the specific name of the medicine, then it's supposed to be capital. If we see it linguistically. हमारे मेडिकली ये चीज़ कंसिडर होती है कि अगर आप किसी ड्रग का जेनेरिक नेम जिसमें हमें वो मार्केट से मिल रही है वो लिखने जा रहे हैं तो उसका ऑलवेज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। लेकिन अगर आप फार्मूला नेम लिखने जा रहे हो तो उसमें आप कैपिटल लिख रहे हो, स्मॉल लिख रहे हो, वो मैटर नहीं। मेरा काफ़ी डिटेल्ड आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब एक जनरल क्वेश्चन एक और है कि ये आई गेस प्रोफेशन स्पेसिफिक होगा, आप आंसर कर पाएंगे। इफ़ देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स गिवन इन द राइटिंग केस नोट्स, आर वी सपोज टू मेंशन ऑल ऑफ देम और ओनली सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट वंस? सर जितना भी राइटिंग का पोर्शन है उसमें यही चीज़, इसी को हमने बेस बना के चलना होता है। क्योंकि राइटिंग में मोर देन 300 वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, और हमने उसे 280 में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमें फिर स्किपिंग करनी होती है। लेट्स सपोज मैं रेफरल लेटर लिखने जा रहा हूँ जो डायबिटीज़ स्पेसिफिक है, तो मैंने अपनी सिम्टम्स में वो चीज़ें पिक करनी है जो डायबिटीज़ स्पेसिफिक है, या डायबिटीज़ में कोई प्रोमिनेंट फीचर हाईलाइट करने जा रहे हैं। उन चीज़ों को अपनी राइटिंग में एक क्लियर सेंटेंस के थ्रू लिखने की कोशिश करनी है। हर सिम्टम्स हमने उसमें फिट नहीं करे। लाइक फैटीग इज अ जनरल फीचर व्हिच इज रिलेटेड टू डायबिटीज़, सिंपल फीवर, एवरीथिंग, हम उसको स्किप कर सकते हैं। Right. Good, I guess. Short and brief. So, can we skip some of the information in the role play card in speaking? Yeah, sure. Sir, ये क्वेश्चन जो स्पीकिंग पोर्शन है उसमें 4 से 5 चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। Sure. उसमें आपका आंसर भी कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इंट्रो आपकी 3 चीज़ें क्लियर कर रहा हो, मतलब बीच में 3 चीज़ें उसकी आ रही हो। फर्स्ट, किस से आप इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है, और इंट्रो कितना कंफर्टेबल फील करवा रहा है आपके पेशेंट, राइट, किस सेटिंग में इंट्रो हो रहा है, आइदर वो ईआर सेटिंग, इमरजेंसी सेटिंग है या ओपीडी सेटिंग है। और थर्ड, जब आपका इंट्रो खत्म हो जाए तो जो एग्जामिनर है या जो ओईटी प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी ऑडियो को सुन रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी हो जाए जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन पोर्शन कि ये फॉलो अप पेशेंट है या रूटीन पेशेंट है, मतलब किस कैटेगरी का पेशेंट है। राइट। इंट्रो में ये 4 चीजें जब कवर हो जाए तो आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, वंडरफुल, जैसे ही पेशेंट अपना इंट्रो देता है, इंट्रो के फौरन बाद आपने अगले स्टेप पे जाना होता है कि आप क्यों तशरीफ लेके आए, ठीक है, why you have come to the hospital or in ER setup। पेशेंट जैसे ही अपनी कंप्लेन रखेगा आपने फौरन वहीं पे सिंपैथी शो कर देनी है, ठीक है। आपने पेशेंट को ये शो करवाना है और आपकी वर्डिंग से ये फील हो रहा हो कि इसकी दर्द मेरी दर्द है, ठीक है। और जैसे ही आप ओईटी में ये चीज़ बता दोगे आपका एक पॉइंट कैप्चर हो गया। Right, so you have to be sympathetic as well as empathetic. Yes. हमने ये चीज़ों को कैटेगराइज करना है और हमने इसकी एक लिस्ट रखनी है कि हमने सिंपैथी कहाँ पे पुट करनी है, एज ए एम्पैथेटिक कहाँ पे होना है, इंट्रो कहाँ पे रखना है और डायग्नोस्टिक मटेरियल कहाँ पे आना है। Right. सो इंट्रो
में वो जो 3 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बताए, उसके फ़ौरन बाद जैसे ही पेशेंट अपनी कंप्लेन बताएगा मुझे फ़लाँ जगह दर्द है, आपने सिंपैथेटिक हो जाना है, ठीक है। सिंपैथेटिक के फ़ौरन बाद अगला पॉइंट, आपने पेशेंट को इतना इनकरेज करना है कि वो आपके पास सेफ फील करे और उसे लगे कि आप उसका ट्रीटमेंट आज करके ही छोड़ेंगे। राइट, यू आर इन सेफ हैंड्स। इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर टाइम, राइट। सो आपने उसे इतना इनकरेज कर देना है कि वो आपके पास सेफ फील करे। ये थर्ड चीज़ हो गई, इंट्रो, सिंपैथेटिक एज वेल एज एनकरेजमेंट। उसके बाद आपका डायग्नोस्टिक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपने पेशेंट से मजीद डिटेल लेनी होती है। मेरे ख्याल में वो टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है। आपको अगर लग रहा है कि आपके टोटल 5 मिनट हैं, उसमें आपने पहला पोर्शन जल्दी कवर कर लिया, आप यहाँ पे कुछ गैप्स ले सकते हैं। लेट द पेशेंट टू स्पीक, वो आपको कुछ उसे बोलने का लिए मतलब इनकरेज करे। आपको ये कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कितनी देर हो गई है, कितना बेटर हुआ है, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या रिलीवर्स हैं, ठीक है, उसमें टाइम कंज्यूम कर ले। आई गेस ये प्रेशर ऑफशोर करने की भी एक टेक्निक है कि जब आप प्रेशराइज होंगे, आप हैपहैज़र्डली बोल रहे होंगे, इससे बेहतर है कि इंटरलोक्यूटर जो उस केस में आपके साथ है या पेशेंट जो बेसिकली आपके साथ है, लेट हिम और हर स्पीक सो दैट यू गेट कंफर्टेबल और आप एक अपने जोन में आ जाते हैं। इसी से मिलती जुलती बात ये है कि 5 मिनट है, आप 5 मिनट आप खुद ही बोलेंगे तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि इसने तो अपने पेशेंट को बोलने का टाइम ही नहीं दिया, ठीक है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इम्बैलेंस टॉक हो गई कि आप सिर्फ अपनी स्पीकिंग पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप प्रोफेशन पोर्ट्रे नहीं कर रहे। एक चीज़ और, जब आपका एग्जामिनर जो एज अ पेशेंट रोल कर रहा है, वो बोल रहा है, उसके आगे डबलिंग नहीं करे, लेट हिम स्पीक। राइट। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि वो क्या बोल रही है या बोल रहा है। सेकंड, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, जिसमें आपको फायदा है। राइट। ग्रेट मैडम, अगर आप इन जनरल बताएं कि स्पीकिंग में एग्जामिनर पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये तो एक एग्जामिनी पर्सपेक्टिव इन्होंने बता दिया और जनरल डिस्कशन की, तो जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है स्पीकिंग में कि एग्जामिनर क्या चेक कर रहा होता है आपके स्पीकिंग में। जैसे आप रोल प्लेस कर रही होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वो कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल टर्म्स यानी कि जिस पैरामीटर्स पे वो आपको असेस कर रहे होते हैं, अगर आप वो हाईलाइट कर सकें। Sir, we have 2 kinds of things here. एक clinical assessment है और एक linguistic assessment है. In clinical assessment, again, just like he said, we have to be extremely sympathetic, we have to be empathetic, and we have the complete structure. Like first, you have to start with your introduction. First, you have to let them know who you are and why are you here. Then you have to ask the other person what brings you here, and you know what are the problems. And again, उनका ये बहुत अच्छा point है कि on the spot you have to empathize with the other person so that the other person gets comfortable with you. And as soon as he's comfortable, he's going to tell you everything. Secondly, there are multiple things. जैसे कुछ conditions like hemorrhoids and some other conditions people are not very comfortable talking about. So you have to make the other person very much comfortable, and also you can also contribute. I tell them कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यू गिव अदर पीपल्स एग्जांपल्स एज वेल। आप कंपैरिजन करें, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीरीज कॉल्ड द गुड डॉक्टर, और उसमें ये चीज़ मैंने नोटिस की थी कि दे एक्चुअली गिव अदर पीपल्स एग्जांपल्स दैट वी हैव अदर पेशेंट्स ऑफ द सिमिलर डिजीज एज योर्स। Yeah, it's a common practice. Yeah, and they got better very soon, and they were in our facility as well. इससे हमको because I think that कि जो पेशेंट आता है आपके पास is completely dependent on you, और वो आपको बहुत ज़्यादा whatever you say they believe the patients. तो फिर if you give any other example, एक जो comparison sort of example आप देते हो, तो उससे उनको एक relief मिलता है that if other person could get better then we can also get better. Good. सर इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि OET has nothing to do with our medical portion. ठीक है, वो हमें सिर्फ एक मवाद प्रोवाइड करें जिससे हमने ग्रामेटिकली करेक्ट मतलब हमने उसे सेंटेंस करना है, बोलना है, ठीक है। असेसमेंट का भी यही है कि इट्स लिंग्विस्टिक स्केल। अगर डायबिटिक केस है और उसमें आप थायराइड की ड्रग पुट कर रहे हैं लेकिन आप ग्रामेटिकली ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटे। जनरली जो आपको असेस कर रहे हैं वो भी लिंग्विस्ट हैं, वो दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई जनरली से हाउ यू आर सेइंग, हाउ यू बिल्ड इट अप। इसमें एक और चीज़ मैं ऑफ कोर्स इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं जैसे मैंने पीछे पार्ट्स बताए स्पीकिंग के, इंट्रो, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एंड वन लास्ट थिंग इज एक्चुअली
बेटर समराइज। ओह यस, आपने कितना अच्छा समराइज किया। यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे ही आप समराइज के पोर्शन पे आते हैं, आपके 5 मिनट कंप्लीट हो चुके होते हैं और एग्जामिनर आपको वहाँ पे स्टॉप कर देता है। तो इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर एग्जामिनर ने आपको स्टॉप किया है, वो तब रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करता, रिकॉर्डिंग वो बाद में करता है। आपका समराइज का पोर्शन रह गया, आप इंक्लूड कर लें, लेट मी समराइज। उसके आगे चाहे आप चुप भी हो जाए, आपका वो पोर्शन कंसीडर हो गया कि इसने वो पोर्शन टच कर दिया। राइट। इसको आप रिकैप भी कह सकते हैं। जी सर, रिकैप कह सकते हैं। सो हमने बेसिकली, क्योंकि जो OET ऑफिशियल्स को जा रही होती है, वो हमारी ऑडियो जा रही होती है, और वो ये देख रहे होते हैं कि इन्होंने वो चीज़ें टच की हैं स्टूडेंट ने जो हमें रिक्वायर है। ठीक है, सो हमने अगर किसी जगह हम स्किप, क्योंकि समराइज लास्ट पोर्शन होता है और यूजुअली स्किप भी वही होता है, टाइम पूरा हो जाता है। तो जस्ट इतना कह देना भी एक टच होता है कि इसने समराइज को भी, ये मतलब इसको जानता है, ये भी कुछ है जो हमने बोलना है। एक और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि इन स्पीकिंग इफ यू मेक एनी मिस्टेक विल दे गिव अस चांस टू स्टार्ट अगेन? सर ये डिपेंड करता है ऑल एंड ऑल एग्जामिनर पे, और यूजुअली जो एग्जामिनर होते हैं वो हमारी ही सोसाइटी के, हमारे ही लोग होते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे होते हैं। मैं इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो मेरे साथ वाला रूम था, उससे एट अ टाइम 2 स्टूडेंट, मैं एक साइड से निकला हूँ, एक साइड से वो एग्जाम दे के निकला। जब मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था कि एग्जामिनर बहुत सपोर्टिव थी, इवन के वो मुझे लिख के इस तरह दिखा भी रही थी कि ये बोलो, ये बोलो। राइट। एग्जामिनर्स अगर आपका सपोर्टिव है तो वो आपको 2 फायदे देता है। उस बंदे का नाम ना बताइएगा, लाइव जा रहे हैं, बस चले कि एग्जामिनर बेचारा किसी को सपोर्ट नहीं कर सका उसके बाद। मैं इसमें ये चीज़ एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने एग्जामिनर को, उससे बहुत ज़्यादा हम कुछ हासिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। राइट। और अगर वो बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज कर रहा है, आपके साथ सिंपैथाइज कर रहा है, तो आपको 2 फायदे देगा। एक, वो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, और दूसरा, अगर आप किसी जगह स्टक हो गए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। तो उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। राइट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी रेज होता है कि आर एग्जामिनर्स फॉरेनर्स और दे आर लोकल्स? सर जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं। ठीक है, मैंने फेस किया है, वो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं, और इवन वो जहाँ तक वो सपोर्ट मतलब उनको करना चाहिए, वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि ये बच्चा है, इसने पे किया है, तो ये निकल जाएगा। True. If we have any question regarding exam, will they help to explain paper? सर मैं समझा नहीं प्लीज सर। क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम के दौरान अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और मैं कहता हूँ, आई रेज माय हैंड, आई टेल कि कैन यू गाइड अबाउट दिस, तो क्या होगा? ना सर, ये डिपेंड करता है कि मॉड्यूल कौन सा चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट LRW फॉर नाउ। स्पीकिंग से हट के लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग चल रहा है? नहीं सर, स्पीकिंग में आप कर सकते हैं, वो भी इनिशियल में, आई गेस, जब आप स्पीकिंग में इवन आप अपने एग्जामिनर से हेल्प का भी कह सकते हैं, जो इवन के रिकॉर्डेड पोर्शन में भी हो तो वो अफेक्ट नहीं करता, जो एक मतलब एक नॉर्मल सेंस में आ रहा हो। लेकिन जब रीडिंग, राइटिंग और दूसरा पोर्शन लिसनिंग चल रहा होता है, तो उसमें आप अपने एग्जामिनर से कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको ऑलरेडी आइडिया होता है कि क्या करना है। एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम में इन्वॉल्व कर रहा होता है, या वो फर्ज करो लिसनिंग पोर्शन स्टार्ट होने से पहले आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है, और तब तक वो एग्जाम स्टार्ट ही नहीं करते जब तक आपकी ऑडियो क्लियर ना हो। राइट। लेकिन उनको इस चीज़ से लेना देना नहीं होता कि इस पेपर पे क्या लिखा है, इनके रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एज ए एग्जामिनर कंडक्ट कर रहे होते हैं। ट्रू। जो कुछ भी है आपने उसको करना है। तकरीबन कितने स्टूडेंट्स होते हैं पेपर पे आमतौर पे? सर ये 100+ होते हैं। 100+? अच्छा, ठीक हो गया, गुड है। अच्छा जी, इसके अलावा इज देयर एनी एज लिमिट फॉर टेकिंग दिस टेस्ट? नहीं सर, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और काफ़ी सारे लोग काफ़ी एजेड भी होते हैं इसमें, क्योंकि आपको हर 2 साल बाद इसको रिपीट करना है। तो अभी फर्ज करें 2 साल बाद मेरी यही एज तो नहीं रहेगी, मैं अगर किसी और पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, वो एक्सपायर हो गया, तो मुझे इसे दोबारा फिर देना है। लॉजिकल, क्वाइट लॉजिकल। बिल्कुल ठीक है। अब और इसके अलावा डू वी हैव टू यूज लेड पेंसिल? इज इट मैंडेटरी? सर इसमें 2B पेंसिल यूज़ होती है, वो खुद भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर 3-4 आप खुद भी उनको अच्छे से तराश के वहाँ ले जाएं, और फर्ज करो एक आगे से मतलब आपसे लिखा नहीं जा रहा है, लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दूसरी पकड़ लें, क्योंकि टाइम कम होता है और आप वहाँ तराशने बैठ गए हैं, तो आपको मसला होगा।
So what if somebody uses ball points and नहीं, बॉल पॉइंट नहीं, वो एक्चुअली वो मशीन रीडिंग होती है, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ रीडिंग जब आप किसी चीज को सर्कल करने जा रहे हो तो वो खुद भी बॉल पॉइंट तो वो लेके आई गेस राइटिंग में अलाउड है कि आप पेन या पेंसिल दोनों यूज कर सकते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिसको भी देखा है लेड पेंसिल यूज करते हैं। राइट, वैसे भी वो हैंडी है, अगर आप गलत लिख लेते हैं आप रिमूव करते हैं और इजी है आपके लिए, इजी टू यूज़ है। अब अदर देन दिस कुछ जनरल चीज़ें हैं कि आउट ऑफ दिस अगर हम बात करें तो ये OET आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेकमेंड करेंगे कि वो OET करें या वो IELTS करें या वो कोई और लैंग्वेज टेस्ट करें, और अगर OET करें तो क्यों करें? हर मेडिकल पर्सन जो होता है वो या BDS नर्सिंग पोर्शन से आ रहा होता है या MBBS से आ रहा होता है, उसको OET में डिस्कस होने वाले सेंटेंस और टर्मिनोलॉजी सब पता होती है। राइट। और जब आपको मटेरियल्स पता होता है तो आप हमेशा प्रेफरेंस भी उसी की करते हैं। ट्रू। ठीक है, फर्स्ट करें मैं स्पीकिंग में बैठा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वो मेरी फील्ड के, मेरी रोज़मर्रा ड्यूटी के रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं उस पर अगर 5 मिनट नहीं तो 3 मिनट ज़रूर कवर कर जाऊँगा। राइट। तो आप कह रहे हैं कि फील्ड्स होने को आपको एक एज होता है। जी सर, बिल्कुल एज। और एक जनरल तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि स्पीकिंग और राइटिंग वैसे भी डिफरेंट होती है, जी सर। तो लिसनिंग और रीडिंग सेम होती है फॉर ऑल प्रोफेशंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट आयशा? जी सर। तो अब आपको लगता है कि एक BSN या फिर BDS और MBBS इन तीनों की रिसीविंग पावर्स ऐसी हैं कि वो सेम टर्मिनोलॉजीज को रिसीव करें लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी, क्योंकि वो तो सबके लिए सेम है, तो वहाँ पर उनको कोई क्लैश या मुश्किल आपके मुताबिक आ सकती है? सर ये डिपेंड करता है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो सिर्फ डॉक्टर्स के रिलेटेड होती है। ट्रू। लेकिन नर्सेस को उनका जनरल एज होता है, उनकी डिटेल पता नहीं होती। ठीक है, सो जो इनका सेपरेशन है नर्सेस के रिलेटेड OET का और डॉक्टर्स के रिलेटेड OET का, वो मतलब इसी को देख के किया हुआ है कि ये सेपरेशन है, ताकि ये अपनी फील्ड में थोड़ा रिलैक्स रहे और ये अपनी फील्ड में थोड़ा रिलैक्स रहे, और इतना डिटेल में हमने जाना भी नहीं होता, एक जनरल टच देना होता है। और आई थिंक कोई भी मेडिकल के रिलेटेड है पर्सन, चाहे वो स्टाफ नर्स है या अगर डॉक्टर है, उसको टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट पता होती है। राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम जनरल क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। तो आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स शुड गो फॉर OET इन योर केस? बिल्कुल ठीक है सर। इसमें एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर फर्ज करें कि MBBS से पहले किसी ने O लेवल या A लेवल किया हुआ, ठीक है, और उसकी इंग्लिश काफ़ी बेटर है, अच्छी है, वो जनरल टॉपिक्स पे भी उसी तरह डिस्कशन कर सकता है जैसे मेडिकली डिस्कस कर सकता है, तो वो IELTS के लिए भी जा सकता है। क्योंकि इसकी कॉस्ट कटिंग भी है ना। जी सर। IELTS इज ऑलमोस्ट 25% और 33% ऑफ OET. IELTS is costing around 60,000 और OET is 130, almost double. बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक कॉमन ले पर्सन, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड और मैं फर्स्ट टाइम OET अटैम्प्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या क्या फेस करूँगा, कैसे कैसे पूरा टेस्ट होगा, और क्या उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मुझे क्या ID प्रूफ साथ लेके जाने हैं, मैं क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं जो मैं अंदर लेके जा सकूँ, टेस्ट में पहले कौन कौन से पोर्शंस हो रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पे मेरे लिए क्या बैलेंस्ड होना चाहिए, क्या मेरा मॉनिटरिंग कैसे होगी, मेरा स्पीकिंग क्या मेरा लिसनिंग रीडिंग राइटिंग से डिफरेंट डे पे होगा। मतलब एक जब आप टेस्ट में गए और टेस्ट से बाहर आए, मुझे एक वो शॉर्ट का स्टोरी सुननी है आपसे। इसको मैं इस तरह समराइज़ करूँगा कि वहाँ कब क्या करना है उसके लिए बहुत सपोर्टिव स्टाफ होता है। गुड। उन पे छोड़ दें, वो आपको बड़े अच्छे से डील करेंगे। एक ही दिन में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, एक ही दिन में, ठीक है। आपने वहाँ सिर्फ एक काम करना है, अपनी ID जो है वो ID रिलेटेड, अगर आपने अपने जब OET के लिए अप्लाई किया तो पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट लेके जाना, अगर जनरल ID कार्ड दिया है अपना तो ID कार्ड लेके जाना। बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ा टेंस सिचुएशन होती है और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम होता है, उस एक्यूरेट टाइम में आपने परफॉर्म करना होता है जो कुछ भी आपने सीखा है। आपने सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखना होता है ताकि जो कुछ आप लेके आए हैं अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल ठीक है। और पहले कौन सा आमतौर पे मॉड्यूल होता है? सर यूजुअली लिसनिंग से स्टार्ट होता है, स्पीकिंग पे एंड होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स मिस आयशा जो आपके माइंड में चल रहा हो, जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ? Yeah, I have a question. There's one of the students, Dr. Medina जी साहब मिले, उनके वोकल मतलब
बहुत आहिस्ता बोलती हैं और उनकी आवाज़ नेचुरली कुछ लोगों की जैसे बहुत स्लो होती है, बहुत कम होती है. So as we talked about the speaking session, they record it. So does it matter अगर किसी की आवाज़ बहुत ही स्लो है? तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है. इसमें आप कोशिश भी कर सकते हैं थोड़ा ऊंचा बोलने की. सेकंड, वो जो रिकॉर्डर होता है वो करीब अच्छी क्वालिटी का होता है और बिल्कुल आपके पास पड़ा होता है. एग्जामिनर और जो स्टूडेंट है उन दोनों के सेंटर में पड़ा होता है और मेरे ख्याल में उसमें इतना इशू नहीं. और अगर किसी जगह पे आवाज़ काफ़ी स्लो हो रही है तो एग्जामिनर आपको खुद इनकरेज करेगी कि आप थोड़ी कोशिश करें. राइट. और वैसे भी इट्स 1 to 1 ना, तो इट्स नॉट 1 to many, तो आपको बहुत लाउडर नहीं चाहिए. अगर आप काम एनवायरनमेंट होता है तो आप आराम से बिल्कुल ठीक है. also some of the students are foreigners as well. For example, some of the students are from Afghanistan, some are from Iran. So they don't have that accent, and you know their accent is very different than that of the Indian, Pakistani or any other accents. So does it matter? No, accent doesn't matter. Even मैं सिंपल एक पंजाबी टर्मिनोलॉजी से रिलेट करता हूँ. सर आपको तो पता है ना जी, बिल्कुल जी जी. तो मुझे भी ये चीज़ फील नहीं हुई और ना ही वो उन्हें ये चीज़ रिक्वायर होती है कि जो चीज़ें हम इनसे चाह रहे हैं इन्होंने उसे अगर 100% नहीं तो 80% टच दिया है कि नहीं दिया. और कम से कम आपकी वर्डिंग इतनी क्लियर हो कि अगले बंदे को समझ आ रही है. बिल्कुल. आई यूज्ड टू से दिस कि एक्सेंट डजंट मैटर बट प्रोनाउंसिएशन मैटर्स. तो उसका ख्याल करें कि वो ऐसा ना हो कि ऐसे मिलिटेडली कोई और वर्ड प्रोनाउंस हो रहा हो. अदर देन दैट इट गोज फाइन. Well, thank you very much for your time. Dr. Sahab, anything else you would like to add? Jazakallah. Thank you very much, Ms Ayesha, for your time, and now you can thank me as well. All right. So, if you are preparing for IELTS, PTE, OET, or you wish to study abroad, we are based in Night Market, Islamabad. We can help you. In our mock sessions, we do rigorous activities as well as in our regular sessions. Ms Ayesha and her team, including me and all, we can take care of you from zero to the level you want. God bless you all and God bless Pakistan. Thank you very much for your time. Bye-bye.